आगे बढ़ते हैं। हाउ बैड इज द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड हाउ टू सॉल्व इट, ये है इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक। एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या कितनी गंभीर है, उसे कैसे हल किया जा सकता है, जरा इसको समझते हैं। अब एंटीबायोटिक यानी आपको कोई भी बीमारी हुई, बैक्टीरिया का इंफेक्शन हुआ और आपने क्या किया, तुरंत गए दुकान पे बिना किसी से पूछे उछे, मेडिकल स्टोर से, हेलो भैया सुरेश रमेश कमलेश माजिद हुसैन कुछ भी, ठीक है, पहुंच गया और आपने क्या कहा, आपने कहा कि हमको भैया ये समस्या हो रही है, और उसने उठाया एंटीबायोटिक, सीजर से काटा और आपके हाथ में रख दिया, आपने एंटीबायोटिक खा लिया, आप खुश हो गए, वाह गुरु आराम हो गया। बट धीरे धीरे आपके शरीर में कुछ हो रहा है, लगातार एंटीबायोटिक्स खाए जा रहे हैं बिना डॉक्टरी प्रेस्क्रिप्शन के, यानी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बिना एंटीबायोटिक्स मेडिकल स्टोर के द्वारा दबा के खाए जा रहे हैं, ना केवल इंडिया में अपितु संपूर्ण विश्व में। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक प्रतिरोध, यानी जब आप ये गोलियां खाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ये एंटीबायोटिक जो आप ले रहे हैं आपके शरीर में एक रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं, और अगर आप आगे बीमार होते हैं और फिर वही एंटीबायोटिक खाते हैं तो उस एंटीबायोटिक दवा का आपके बीमारी पर असर नहीं होता है, और रिजल्ट क्या होता है कि मृत्यु। और प्रतिवर्ष, अभी एक रिपोर्ट पढ़ाने जा रहा हूं, 2019 की रिपोर्ट है, प्रतिवर्ष 10 लाख से ज्यादा लोग मर रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण। यानी कि आपने पहले इतनी एंटीबायोटिक खा ली है कि जब कोई बीमारी हुई गंभीर, उसमें एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं कर रही हैं और आपका संक्रमण ठीक नहीं हो रहा, मृत्यु हो रही है। और यह मृत्यु HIV एड्स टीबी इन सब से होने वाली मौतों से ज्यादा बड़ी है। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे विश्व की 10 सबसे बड़ी बीमारियों में से एक नाम दिया है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसे हम एंटीबायोटिक प्रतिरोध भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इससे एक बड़ा शब्द आता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो मैं दोनों पढ़ाने जा रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर केवल चूंकि एडिटोरियल एंटीबायोटिक्स पर फोकस है, इसलिए मैं केवल अभी एंटीबायोटिक्स के बारे में बातचीत कर रहा हूं। अभी आगे सब बताऊंगा दोनों में अंतर क्या है, समथिंग समथिंग एवरीथिंग। तो आई होप आप मुद्दा समझ गए, ठीक है। तो इसका मतलब एक सीख भी है कि अपनी मर्जी से अगर आपके घर आसपास कोई भी एंटीबायोटिक खरीदने जाए मेडिकल स्टोर्स पर, तो भाई रोकिए कि ऐसे मत लो, और वो पूछे क्यों, तो उसको फिर दिखाओ यूपीएससी का प्रश्न, उसको दिखाओ तुरंत IQIP, वहीं पर कह दो कि रुको मैं अनसॉल्व लेके आ रहा हूं ठीक है, उससे ये कह दो कि रुको मैं अनसॉल्व पेपर लेके आ रहा हूं यूपीएससी का, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, इसी से IAS बनते हैं, और मैं दिखाता हूं कि क्यों नहीं खाना चाहिए। फिर उसको दिखाना 2014 का ये क्वेश्चन GS पेपर 3 का, विज्ञान वाले पार्ट का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका इंपैक्ट, ठीक है। और क्या दिखाएंगे आप, क्या एंटीबायोटिकों का अति उपयोग हो गया ना, कैन ओवर यूज, और डॉक्टरी नुस्खे के बिना, यानी डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे चले गए या गूगल कर लिया, मुक्त उपलब्धता भारत में औषधि प्रतिरोधी रोगों के आविर्भाव के अंशदाता हो सकते हैं। हिंदी देखिए कहते हैं, कैन ओवर यूज यानी एंटीबायोटिक, एक मेडिकल जो डॉक्टर है वो क्या लिखेगा, वो ये लिखेगा कि भाई 2 रोज खाना है, और हम लोग क्या 5-7 रोज खाए जा रहे हैं। तो ये है कैन ओवर यूज एंड फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी दवा का पर्चा होना हो, मिल जाता है विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, बी कंट्रीब्यूटर्स टू द इमरजेंस, कुछ इमर्ज कर रहा है, इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज। तो ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज का मतलब क्या हो गया कि जो दवा आपने खाई किसी संक्रमण से ठीक होने के लिए, धीरे धीरे उसी दवा ने आपके शरीर में प्रतिरोध विकसित कर लिया, अब फिर अगर कोई गंभीर संक्रमण हुआ तो वह दवा आपके ऊपर असर नहीं कर रही, उसी को कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज, याद रखिए इन इंडिया। तो आप लिखेंगे हाँ भैया दोनों रीजन है, यानी दोनों रीजन है, ओवर यूज भी हो रहा, फ्री उपलब्ध है बिना डॉक्टर के सलाह के। तो अब आते हैं, फिर कह रहा है अनुवीक्षण और नियंत्रण की क्या क्रिया विधियां, व्हाट आर द अवेलेबल मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब बताना है कि हिंदुस्तान में इस स्थिति को रोकने के लिए क्या क्या सिस्टम है, ठीक है। फिर कह रहा है इस संबंध में विभिन्न मुद्दों पर समालोचना पूर्वक चर्चा कीजिए, क्रिटिकली डिस्कस द वेरियस इशू इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अब आप देख एंटीबायोटिक्स, तो यूपीएससी आपके सामने देख सकते हैं। इसका मतलब है मैं बड़ा दुखी होता हूं, जैसे आज मैं अभी आरंभ बैच ले रहा था इंग्लिश मीडियम का, बाइलिंगुअल जो बैच चल रहा है, बाइलिंगुअल है, तो उसमें मैं करंट अफेयर्स की क्लास ले रहा हूं अनअकैडमी के ऐप पर। तो जैसे बड़ा दुख होता है कि जैसे सभी बच्चे एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, क्या सर करंट अफेयर्स स्टार्टिंग में ही पढ़ना चाहिए, और क्या हम अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें उसके बाद पढ़ें। बहुत से लोग उनको ये सलाह दे रहे हैं कि जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए तब हिंदू पढ़ो आप। अब आप सोचिए कि जब आप पूरा कोर्स
1.5 साल में कंप्लीट करेंगे और तब हिंदू पढ़ेंगे या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे या फिर जो है द हिंदू बिजनेस लाइन पढ़ेंगे, आप 1.5 वर्ष के बाद आप मुझे बताइए क्या आप बहुत पीछे नहीं हो जाएंगे? यही सारे मुद्दे यूपीएससी पूछ रहा है जो हमेशा डेली यहां अखबारों में आ रहा है। तो मैं वही सोच रहा हूं कैसे समझाऊं फिर। हालांकि मैंने समझाया, बच्चे समझे भी, अच्छी उपस्थिति है उस क्लास में, अच्छी भीड़ है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि बड़ा दुख होता है कैसे सब बच्चों को समझाया जाए, क्योंकि हर इंसान अपने अपने ढंग से समझाता है तो बच्चे समझ लेते हैं। मैं कहूंगा मेरी समझ लेंगे, कोई और कहेगा उसकी भी समझ लेंगे, कोई और कहेगा उसकी समझ लेंगे, और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं ना मेरी सुनो ना उसकी सुनो ना उसकी सुनो, केवल और केवल आप ना यूपीएससी का आंसर देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, सिलेक्शन जो एस्पिरेंट ले रहे हैं उनका नंबर, उनकी मार्कशीट आप चेक करो कि वो कैसे पास हो रहे हैं। तब आपको मेरी स्टडी थोड़ी समझ में ज्यादा आएगी। अगर आप फाइनल सिलेक्शन चेक करेंगे तो आपको 3 विषय दिखाई देंगे, ऑप्शनल, इथिक्स और एसे। इसके अलावा चौथा विषय कोई दिखेगा नहीं। एक आध लोगों का अपवाद छोड़ दिया जाए तो, एक्सेप्शन तो हमेशा होते हैं, जीएस 1 2 3 एवरेज मार्क्स। तो हम क्यों पूरा सुबह से शाम इसी में जुटे रहे 15 महीने तक कि अब जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा हम हिंदू नहीं पढ़ेंगे? तो ऑप्शनल इथिक्स ऐसे मेंस के लिए, इसके बाद पूरी प्रीलिम्स और द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का गहरा एनालिसिस, वो सूचनात्मक नहीं, हम लोग गहरा एनालिसिस करते हैं, इसलिए 2 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे लगते हैं। ठीक है, कहना आसान होता है मेरे लिए, मेरी आलोचना कभी कभी बच्चे ही कर देते हैं कि अपना हिंदू का टाइम थोड़ा छोटा कर लीजिए। बड़ा दुख लगता है कि कैसे इनको समझाऊं कि छोटा कैसे हो पाएगा। अगर आप दूसरों से कंपेयर करेंगे तब तो आपको समस्या हमेशा रहेगी। आप खुद देखिए कि एक एक टॉपिक में 8-8 मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं विद मॉडल क्वेश्चन, 7-7 8-8 5-5 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को ही एनालाइज करने में मुझे 15 मिनट लग जाता है। 5-6 एडिटोरियल कम से कम मैं उठाता हूं, मिनिमम 6 एडिटोरियल, 5 एडिटोरियल। आप सोचिए 75 मिनट तो मुझे लग जाता है आईक्यू आईपी करने में। बाकी अखबार को पढ़ाने में मुझे भी 20 से 25 मिनट ही लगता है, लेकिन जो ये आईक्यू आईपी होता है उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि मैंने एक मॉडल डेवलप किया जिस पर मैंने इस साल भी रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। अब क्या रैंक लगती है उसके बाद आपके सामने उस बच्चे को लेके आऊंगा कि देखो यह प्रैक्टिकल मेरा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे एंटीबायोटिक प्रतिरोध, तो ये जीएस 2 के अंदर भी है, स्वास्थ्य से संबंधित। इसे डब्ल्यूएचओ विश्व की 10 सबसे बड़ी गंभीर समस्याओं में से एक मानता है। किसको? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को, एंटी माइक्रोबियल। तो आप कहेंगे सर आप तो एंटीबायोटिक पढ़ा रहे हैं, तो भैया इस जो एएमआर है ना, ये एक प्रकार का अम्ब्रेला, छाता है, ये उसी के अंतर्गत एंटीबायोटिक प्रतिरोध भी आता है। यानी ये पप्पा है और ये उसका बच्चा है। एएमआर में सब आता है, यानी याद रखेगा। तो अगर एएमआर पर पूछे तो भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वैलिड है, अगर एंटीबायोटिक पर तो पूरा टॉपिक इसी के अकॉर्डिंग बनाया गया। तो स्वास्थ्य में यह विषय हमारे सामने है। कैसे? जैसे आपसे अगर पूछे कि भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, कोई भी प्रश्न आए स्वास्थ्य क्षेत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, ऐसा विषय अगर आपके सामने आता है और उसमें आपको लिखना है, तो क्या एक पॉइंट यहां पर हम लिखेंगे नहीं? एंटीबायोटिक्स का बढ़ता प्रयोग और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की स्थिति का व्यापक स्तर होना। उदाहरण के लिए 2019 की रिपोर्ट जो पढ़ाने जा रहा हूं, एक पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? स्वास्थ्य की चुनौतियां। क्लियर है कि नहीं? तो आप यहां पर भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है साइंस टेक में, तो बताने की जरूरत नहीं, इस प्रकार का प्रश्न आएगा। ठीक है, और मॉडल क्वेश्चन भी तैयार है। व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, दोनों करा दिया गया है एक साथ। आज आपका दोनों कॉन्सेप्ट रेडी। अब क्या बेसिक और क्या करंट अफेयर्स। ठीक है, ये उन मेरे मासूम बच्चों के लिए है जो कहीं और भी पढ़ रहे हैं बट मुझे भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कल किसी बच्चे का फोन भी आया था, बट मैं बच्चे वहां पर बहुत बता नहीं पाया था। मेरे मन में था कि आज ही मैं, क्योंकि आप लोग हिंदू फॉलो करते हो, यहां पर मैं बताऊंगा। ये बेसिक है मेरी क्लास। मेरी क्लास को करंट अफेयर्स की निगाह से देखेंगे तो आप दुखी रहेंगे। मेरी निगाह बेसिक है, मेरी क्लास बेसिक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, बट बेसिक को मैं वर्तमान में चलने वाली घटनाओं के साथ पढ़ाता हूं। तो व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी एंटीबायोटिक प्रतिरोध और रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्या, इसको अभी मैं सिखाने जा रहा हूं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द राइजिंग एएमआर इन इंडिया, भारत में बढ़ता एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण क्या है। फिर कह रहा है सजेस्ट अ सॉल्यूशन टू एड्रेसेस द चैलेंज ऑफ राइजिंग एएमआर इन इंडिया, भारत में बढ़ते एएमआर की चुनौतियों का समाधान कैसे होगा। तो ये प्रश्न आपके सामने, तो हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने हालांकि मुद्दा पहले ही आपको क्लियर कर दिया है। तो यहां पर वही बताया गया कि जो एंटीबायोटिक है वो क्या होती है? रक्षक होती है। कोई भी हमें संक्रमण होता है उस संक्रमण से ये बचाता है, वही बात यहां पर लिखी गई है। और 20वीं शताब्दी के मध्य में हमारे सामने ये आया था, याद रखिएगा। और जब एंटीबायोटिक नहीं था तो संक्रमण से, याद रखिएगा, किससे? इन्फेक्शन से 50%, अगर मतलब 100 लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है तो 50% से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन जब से एंटीबायोटिक का आविष्कार किया गया है
तब से यह मृत्यु 10 से 15% पर आ गई है। आप देख सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कमी आई, इसीलिए इसको कहा गया कि बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन चिंता क्या है, इतनी अच्छी चीज है, चिंता है एंटीबायोटिक प्रतिरोध का खतरा। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। अब देखिए खतरा कैसे, 2019 में एक स्टडी की गई थी कि प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोग एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी रोगाणुओं से जुड़े संक्रमणों से मर गए। यह उन लोगों से भी अधिक है, यह संख्या उन लोगों से भी अधिक है जिनकी मृत्यु मलेरिया या एचआईवी एड्स जैसी गंभीर बीमारी के कारण हुई। रट लीजिएगा। इसलिए डब्ल्यूएचओ इसे विश्व की 10 सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मानता है। स्वास्थ्य की चुनौतियां याद रखेगा। तो ऐसे में मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक के रूप में एंटीबायोटिक प्रतिरोध है। इस स्टडी में कहा गया है कि यदि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो 2050 तक 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो ये हो गया यानी एंटीबायोटिक का पूरा इशू। अब हम दोनों को पढ़ने जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दोनों के बारे में। तो सबसे पहले प्रीलिम्स कॉन्सेप्ट भी है, मेंस के लिए भी आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्या है, जरा समझिएगा। तो एंटी माइक्रोबियल रोगाणुरोधी ये क्या है, एंटी माइक्रोबियल्स में क्या क्या आता है, एंटी यानी कि क्या है, एंटी माइक्रोबियल्स यानी कुछ माइक्रोब्स हैं जो आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो एंटी माइक्रोबियल्स में क्या आता है, यानी उस अटैक को रोकने के लिए एंटी माइक्रोबियल्स का यूज किया जाता है। रोगाणुरोधी में एंटीबायोटिक्स भी आता है। समझ में आ गया? अब एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने बोला एंटी माइक्रोबियल क्या है, पप्पा है जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स आता है। तो रोगाणुरोधी क्या है, यानी जो रोगाणुओं को रोक दे। एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीवायरल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं और एंटी पैरासिटिक्स होते हैं। तो रोगाणुरोधी ऐसी दवाएं हैं, उन्हीं रोगाणुरोधी क्या है, एंटी माइक्रोबियल क्या, मेडिसिन है। जैसे एंटीबायोटिक्स वैसे ही क्या है, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक्स, ये सब क्या है, दवाएं हैं, रोगाणुरोधी दवाएं हैं जिनका उपयोग कौन करता है, मनुष्य करते हैं, जानवर करते हैं, और पौधों में, प्लांट में जो संक्रमण होता है उसको रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और संक्रमण से रोकने का इलाज किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे रोगाणुरोधी क्या है, एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, सबको पता लग गया। एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, दवाएं हैं, ठीक है ना। एंटी माइक्रोबियल में ये एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी पैरासिटिक्स ये दवाएं हैं, ठीक है ना। अब इनके अंदर एंटी फंगल में बहुत सी कंपनियों की दवा है, एंटीबायोटिक्स में बहुत सी कंपनियों की दवा है, सबका नाम अलग अलग, ठीक है ना। एंटीवायरल तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको इसी इतने से काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गई अच्छी चीज, एंटी माइक्रोबियल है। अब आता है कि ये प्रतिरोध ये कैसे विकसित होता है। तो अब आता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध। ये कब होता है, ये तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, एंटी फंगल यानी कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं। ऑब्वियस है, बैक्टीरिया, वायरस ये सब समय के साथ बदलते हैं ना, आपको ये इतना तो पता ही होगा। अरे कोविड के टाइम पे नहीं ये ओमिक्रॉन और पता नहीं कितने कितने कोरोना वायरस के कितने रूप आए, तो वो समय के हिसाब से अपना रूप बदल रहा था ना। सेम वही बात यहां समझाई जा रही है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, जो कवक होता है, जो परजीवी होते हैं, समय के साथ बदलते हैं और दवाओं का कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है, जिससे अगर संक्रमण हो जाए तो इनका इलाज करना कठिन हो जाता है। यही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आई होप आप इसको याद कर लेंगे। अब यहां पर आपको बता दिया गया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में क्या अंतर है, यह भी आपको बता दिया गया। तो यहां बताया गया दोनों लगभग एक जैसे हैं, एंड बस मैंने बता दिया ये पप्पा है, ये उसका बच्चा है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध विशेष रूप से बैक्टीरिया के प्रतिरोध को संदर्भित करता है, यानी विशेष रूप से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए है, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के लिए भी है, वायरस के लिए भी, कवक के लिए, परजीवी के लिए भी है। ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये आपको बता देगा। अब हम आपको अगर ये पता लग गया कि दोनों कॉमनली एक ही हैं, तो अब हम आते हैं भारत में बढ़ता रोगाणुरोधी प्रतिरोध, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये बढ़ता चला जा रहा है, याद रखिएगा। हाल ही में अब इसका एग्जांपल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कार्बापेनम, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था इस दवा के बारे में, कार्बापेनम के प्रति भारतीय रोगियों के प्रतिरोध के बारे में चिंता जताई। यानी ये जो दवा है ये बड़ी शक्तिशाली एंटीबायोटिक है। क्या कार्बापेनम क्या है, अत्यंत शक्तिशाली एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग निमोनिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। और इस अगर किसी को निमोनिया है और यह दवा दी जा रही है तो ऑब्वियस है उन रोगियों में इसका प्रतिरोध डेवलप हो चुका है, इसका मतलब उनकी मृत्यु का खतरा ज्यादा है, ये याद रखिएगा। ये आईसीएमआर की रिपोर्ट में कहा गया है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आता है भैया इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो अभी रीजन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध तब होता है जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं से बचने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, नए नए रूपों में डेवलप कर लेते हैं। अरे भाई जैसे आपको मच्छर काटा तो आपने मॉस्किटो मैट लगा लिया, तो वैसे ही अगर आप यानी इनको बैक्टीरिया को मारने के लिए
दवा लेंगे तो वो भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ एक्शन करेगा ना, तो ऑब्वियस वो एक नया रूप अख्तियार कर लेता है। कारण एंटीबायोटिक दवाओं का जब हम खूब प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो ऑब्वियस हमारे अंदर क्या हो जाता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है। यानी जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या जबरदस्त यूज और उसके साथ साथ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम उसका यूज कर रहे हैं, तो उसी लिए ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है, याद रखिएगा। यानी जितना अधिक हम एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते हैं, एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या उतनी ही गंभीर होती जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में राइटर कहते हैं कि हम इससे बच नहीं सकते, ये हमारे साथ हमेशा रहेगा, ठीक है। यह बैक्टीरिया की प्रकृति होती है कि वह समय के साथ अपना स्वरूप चेंज करेगा। तो ऐसे में हमें एंटीबायोटिक दवाओं को खाने से बचना चाहिए और जरूरत होने पर ही खाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह पर ही खाना चाहिए। और लेकिन हम अगले दशकों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध को सीमित करने के तरीके खोज सकते हैं। यानी उन्होंने कहा कि सीमित खाएं और इससे बचने के तरीके खोजें। अब यहां पर मैं इनके साथ थोड़ा सा अपनी बात भी रखना चाहूंगा। अभी कल ही हम लोगों ने एडिटोरियल न्यूज में पढ़ा था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट थी ग्रामीण स्वास्थ्य स्टैटिक्स पर, और उसमें आपने पढ़ा था कि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं हिंदुस्तान में, वहां पर 80% जितने भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक लेवल पर 30 बेड वाला एक अस्पताल होता है, वहां पर 80% से ज्यादा पद जो विशेषज्ञ डॉक्टर के होते हैं वो खाली पड़े हुए। अब आप मुझे बताइए, यूपीएससी अगर आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि विदाउट डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हम लोग एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो भैया उसका उत्तर में एक लाइन जरूर लिखिएगा कि जो लोग बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाएं खा रहे हैं, तो उसके लिए एक तो उनकी मेडिकल लिटरेसी जिम्मेदार है, यानी वो मेडिकली साक्षर नहीं है, यानी मेडिकली वो इलिटरेट कितने लोग होंगे, नंबर 1। और दूसरी समस्या यह है कि आप बताइए कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की तो बात छोड़िए, आप लिखिएगा सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उस रिपोर्ट के यहां लगाइएगा कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 80%, पूरे देश की बात हो रही, से ज्यादा पद क्या है, यानी जो विशेषज्ञ डॉक्टरों के होने चाहिए वो है ही नहीं। तो वो सलाह लेंगे भी तो किससे लेंगे, तो ऑब्वियस उनके पास ऑप्शन होता है मेडिकल स्टोर, और बिना सलाह के जाकर के दबा के खा रहे हैं, जिसका नुकसान एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के रूप में हमारे सामने आ रहा है। कैसा रहा कल वाले टॉपिक के साथ यह IQIP, ऐसे ही जोड़ते चलिए, ठीक है। तो ये हो गया, यहां से आप देख सकते हैं। तो यही कहा गया है, और ये कहा गया कि जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध होता है उससे निपटने के लिए एक नई दवा बनाना मुश्किल है। यहां कहा गया कि जैसे कोविड-19 में हमने वैक्सीन बना लिया, लेकिन इसके लिए इतना आसान नहीं, इस पर R&D पर बहुत ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है। तो 2 काम करना होगा, समाधान तो आपको लिखना ही होगा। पहला लिखना होगा कि जितनी भी एंटीबायोटिक दवाएं हैं उनमें अब रिसर्च एंड इनोवेशन किया जाए, उसको संशोधित किया जाए, यानी जो साल्ट उसमें है जिसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, उसको थोड़ा सा बैलेंस किया जाए, संतुलित किया जाए, उसको और बेहतर किया जाए। दूसरा, नए एंटीबायोटिक्स विकसित किया जाए, यही इसका सलूशन है, याद रखेगा। इसके अलावा यह तभी हो पाएगा, ये दोनों, जब अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए जाएंगे, याद रखिएगा। सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक दो सुझाव और हैं। क्या है, वो ये है कि एग्रीकल्चर में कुछ लोगों ने कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कम करना चाहिए। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने जो पशुधन विकास के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2022 में यूरोपीय संघ ने भी इस प्रकार का प्रयास किया है, एंटीबायोटिक का उपयोग खेती में नहीं किया जाएगा, ऐसा डिसीजन लिया गया। तो ये हो गया आपका टॉपिक। कैसा लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया? इस हिसाब से जब यूपीएससी पढ़ेंगे